हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है टाइम मशीन। बच्चों, टाइम मशीन आप लोगों ने कई बार ये शब्द सुना होगा, तो आइए जानते हैं। एक मनोरंजन से भरा हुआ पाठ है, तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने जो कुछ वर्णन किया है वह सब काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक सा लगता है। बच्चों, काल्पनिक यानी कि लेखक ने कल्पना की है कि एक तरीके की मशीन है जो क्या है, टाइम मशीन है, लेकिन हमें क्या लग रहा है जैसे कि ये सब कुछ वास्तविक यानी कि सच में है, वास्तव में है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम सारी घटनाएं उनके मुंह से सुन रहे हैं। अनुवादित रचना होने के बावजूद, बच्चों अनुवादित रचना यानी कि ये जो लेख था पहले किसी और भाषा में था, इसको क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि अनुवाद किया गया है। तो उसके बावजूद भी इसमें मौलिकता का सुवास है। तो मौलिकता यानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये रचना किसी का अनुवाद है, ऐसा लगता है कि यही मूल रचना है जो पाठक को बरबस अपनी ओर खींचता है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया था। प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। बच्चों, पक्षाघात होना यानी कि जैसे हम सब लोग क्या हो गए थे, एक तरीके से बिल्कुल किसी भी काम करने योग्य हमारा शरीर नहीं रहा। हमारे शरीर में पक्षाघात हो यानी कि शरीर के किसी भी अंग का काम न करना। प्रयोगशाला के द्वार, प्रयोगशाला यानी कि जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके द्वार पर अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। उसके कोट पर धूल की परतें जमा थी, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला पड़ा था। बच्चों, चेहरा पीला पड़ा होने का मतलब है कि बहुत कमजोर हो जाना। हमारा एक मित्र एक वैज्ञानिक था, उसने एक मशीन बनाई थी, उसका नाम रखा था टाइम मशीन। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी। काल की यात्रा यानी कि समय की यात्रा। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था। अतीत यानी कि आपके पास्ट में, यानी कि भूतकाल में। भविष्य की सैर कर सकता था, यानी कि फ्यूचर में भी ले जा सकता था आपको आपके। इसीलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया, काल यात्री। तो उन्होंने अपने मित्र का नाम क्या रख दिया, काल यात्री, यानी कि काल की समय की यात्रा कराने वाला। उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। उसका आकार एक कुर्सी जैसा था, उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे, उसमें 2 हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी, दूसरा हैंडल अतीत में ले जाता था। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था। बच्चों, भोज यानी कि खाने पर, भोजन के लिए बुलाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुंचे तब न तो काल यात्री वहां था और न ही उसका काल यंत्र अर्थात टाइम मशीन। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था, न आ पाऊं तो आप लोग भोज शुरू कर देना, यानी कि अगर मैं देर से पहुंचा, नहीं आया तो आप लोग खाना खा लेना। हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे। बच्चों, उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे यानी कि उसी का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। और अब वह सहसा हमारे सामने था, बदहवास हालत में। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ और उसने अपनी आप बीती शुरू की। आप बीती यानी कि अपने आप पर बीतने वाली घटना। तो उसने क्या, जो उस पर बीती थी उस घटना को सुनाना शुरू किया। आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था, अब उसका परीक्षण करना था। परीक्षण यानी कि उसकी परीक्षा लेनी थी। मैं कुर्सी नुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता और पल भर में रात हो जाती। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा। अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आई।
मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बने स्फिंक्स जैसी मूर्ति के दोनों ओर पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी। बच्चों, गगनचुंबी अट्टालिकाएं यानी कि ऐसी अट्टालिकाएं थी जो क्या कर रही थी, आकाश को छू रही थी। ऐसी अट्टालिकाएं यानी कि चट्टानें थी, पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें उठाई, देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज़ बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत कर मुझसे इशारे से पूछा। बच्चों, संकेत करना यानी कि क्या करना, उस ओर इशारा करना। तो उन्होंने क्या इशारा किया था कि क्या मैं सूर्य से आया हूँ? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियां थी जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत की दूसरी ओर एक नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए। एक स्थान पर एक शेड था। इसके नीचे एक कुआं बना था। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल में कांप गया। कारण मेरा काल यंत्र गायब था। मैं भयभीत हो उठा। काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा? काल यंत्र को मैं स्फिंक्स के पास छोड़ आया था। अब वह वहां नहीं था। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? मैं इमारत में लौटा। वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ न पाया, फिर सो गया। चारों ओर अंधकार था। मैं निराश हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती। सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा जहां काल यंत्र रखा था वहां जमीन पर लकीर बनी हुई है, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींचा है। मैं उन निशानों के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वह भीतर से खोखला है। मुझे विश्वास हो गया, मेरा काल यंत्र इसी चबूतरे के पीछे छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोजने लगा। इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में मैंने धैर्य से काम लेने का निर्णय लिया। इतना तो तय था कि काल यंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर था। सवाल उस तक पहुंचने का था। अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने कहा, उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड हैं और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे।
यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों, इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। हुआ यह कि एक दिन मैं खंडहर में विश्राम कर रहा था। वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश में मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया। तभी मेरी नजर छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह इसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपक कर कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगत पर बैठा बैठा मैं सोचने लगा। मैंने सोचा, शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं, और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में ही रहते हैं। बच्चों, अंधकार में ही रहते हैं यानी कि धरती के नीचे जहाँ अंधेरा है वहां रहते हैं। मैंने यह बात युवती वीणा से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया, उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलॉक। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कालयंत्र उन्हीं मारलॉक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहां देख वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई। पर जब मैं कुएं के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भय से चीखने लगी। बच्चों, चेहरा भय से पीला पड़ जाना यानी कि बहुत ज्यादा डर जाना, और इस डर के कारण वो चीखने लगी थी। मैं निश्चय कर चुका था, मारलॉक लोगों की दुनिया देखना जरूरी थी। मेरा काल यंत्र अवश्य उन लोगों ने ही छिपाया था। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। धरातल यानी कि कुएं के अंदर जो नीचे तल होता है उसको कहते हैं उसका धरातल। मैंने माचिस की तीली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज भी सुनाई दी। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा सुरंग खत्म हो गई है और एक खुली जगह में तरह तरह की मशीनें लगी हैं। यह आवाज उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मारलॉक छिपे हैं। माचिस की तीली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। मेरी आशंका सच निकली। माचिस की तीली बुझते ही वे सब शोर करते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैंने तुरंत एक तीली जलाई। वे चीखते हुए पीछे हट गए। मौका पाकर मैं दौड़ा। सामने एक कुएं की सीढ़ियां थी। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा और उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। अब कोई न था। चारों ओर दिन का प्रकाश था। प्रकाश में मारलॉक निकल नहीं सकते थे। बाहर उन नन्हे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें वीणा भी थी। मुझे देखते ही वह खुशी से चीख उठी, पर मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया में मेरा दम भी घुट गया था। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, पर तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर लिया। यह तो तय था कि मेरा काल यंत्र मारलॉक लोगों ने ही छिपा कर रखा था, पर कहाँ, पहले यह पता लगाना जरूरी था। अब मैं इसी उधेड़बुन में लगा रहता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मुझे दूर एक नीली इमारत नजर आई। मेरे मन में उत्सुकता जगी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। मेरा इरादा वीणा के साथ उस इमारत में जाने का था। वीणा मुझे मिल गई। उसे लेकर मैं उस नीली इमारत की ओर बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय की थी। बच्चों, पुरातत्व संग्रहालय क्या होता है? पुरातत्व संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय जहाँ पर
इतिहास की पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। आप लोगों ने भी कोई ना कोई संग्रहालय अवश्य देखा होगा, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। तो बच्चों, पुरातत्व संग्रहालय जहाँ पुराने पुराने तत्वों को, पुरानी पुरानी चीज़ों को संग्रहित करके रखा जाता है। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस जमाने की भी थी। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं मोरलॉक लोगों से संघर्ष के लिए तैयार था। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझ में दुगनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्यवाही ध्यान से देख रही थी। मैं उसे लेकर इमारत से बाहर निकल आया। शाम ढलने लगी थी, अंधकार छाता जा रहा था और उसी के साथ साथ वीणा भय से पीली पड़ती जा रही थी। पर मैं निश्चिंत था। निश्चिंत होना यानी कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। मैं उसे साहस भी बंधाता रहता था। मैं जल्दी से जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा काल यंत्र उसी के नीचे छिपाकर रखा गया है। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मसाल सी बना ली। फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। मैं आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में मोरलॉक लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीणा भय के मारे बेहोश हो गई। उसे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाता आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मोरलॉक भाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। अनेक लोग मुझसे लिपट गए। वे मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा। वे डरकर भागते, लेकिन अगले पल फिर आ धमकते। सहसा वे सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका, पर अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वे भाग रहे थे। किसी तरह मैंने वह रात काटी। हाँ, इस भाग दौड़ में वीणा मुझसे बिछड़ गई थी। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिल पाई। चारों ओर मोरलॉक लोगों की लाशें ही लाशें थी, पर वीणा का कहीं पता न था। हार कर मैं पंखदार मूर्ति की ओर बढ़ चला। इस समय मैं अपने कालयंत्र के बारे में सोच रहा था। काश वह मुझे मिल जाता। मैदान में नदी के किनारे नन्हे लोग आमोद प्रमोद में मग्न थे। बच्चों, आमोद प्रमोद में मग्न होना यानी कि अपने हास परिहास, अपने क्या खेलों में ही अपनी मस्ती में मग्न थे। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था। सामने ही मेरा काल यंत्र था। मैं तुरंत काल यंत्र की ओर दौड़ा। मैं उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज हुई और चबूतरे का द्वार बंद हो गया। मोरलॉक बेहद चतुर थे। उन्होंने ही मुझे चतुराई से फांसा था। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे काल यंत्र पर बैठ गया। मोरलॉक मेरा इरादा भांप गए। वे कोशिश करने लगे कि मैं काल यंत्र का हैंडल न खींच पाऊं। उधर मेरे लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था। मैंने पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया। काल यंत्र चल पड़ा। मोरलॉक पीछे हट गए। फिर वही हुआ। घड़ी की सुइयां अब पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैंने काल यंत्र बंद कर दिया और अब मैं तुम सबके सामने हूँ। काल यात्री की आप बीती अविश्वसनीय थी। बच्चों, आप बीती यानी कि अपने आप पर बीतने वाली घटना। अविश्वसनीय यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उस पर भरोसा करना कठिन था, पर हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। कारण उसने हमें कुछ फूल दिखाए थे। ऐसे फूल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन फूलों की सुगंध भी विचित्र थी। बच्चों, सुगंध यानी कि उनकी खुशबू भी विचित्र यानी कि कुछ अलग ही प्रकार की थी। काल यात्री ने बताया था कि ये फूल उसे पीड़ा ने दिए थे। हम काल यात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए
क्या था इसमें? ढेर सारा मनोरंजन था, बहुत सारी कल्पनाएं थी जिनको यथार्थ में बदलते हुए इस पाठ में दर्शाया गया था। तो बच्चों इस पाठ के लेखक H.G. वेल्स हैं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।